नमस्कार, मैं हूं मनोज चंदेलिया। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना पर। पिछले कई दिनों से जो है लगातार जो है चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी हो, लगातार हाथरस की घटना की चर्चा हो रही है। हाथरस में किस तरह से जो है एक दलित परिवार की बेटी से जो है बलात्कार किया गया, उसकी जीभ काटी गई, हड्डियां तोड़ी गई, कई सारी बातें निकल निकल कर सामने। उसके बाद जो है राहुल गांधी हाथरस पहुंचने की कोशिश करते, धक्का मुक्की होती है, जमीन पर गिरते, राजनेताओं को जाने से रोका जा रहा है गांव के भीतर, और साथ ही साथ जो है मीडिया को भी रोका जा रहा है। हमारे साथ जो सीधे मैं बात करूंगा अतुल अग्रवाल जी, हिंदी खबर के हमारे जो सहयोगी चैनल है उसके प्रधान संपादक जुड़े हुए। अतुल जी, आपसे जानना चाहूंगा इस घटना को, सबसे पहले आपसे जानूं कि आखिर ये घटना क्या है, आप किस तरह से देख रहे हो इस पूरी घटना को? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हाथरस में अपराध तो हुआ है, लेकिन हाथरस में उतना बड़ा अपराध नहीं हुआ जितना प्रचारित किया जा रहा है। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, हाथरस में अपराध हुआ है, अपराधियों को कानून सम्मत सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मीडिया ने इस खबर को जरूरत से ज्यादा तूल इसलिए दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश अतुल जी देखिए, आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ पा रही, शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। मैं फिर से जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि घटना हुई है, लेकिन मीडिया जो है इस पूरी घटना को तूल देने में लगा हुआ, किस तरह का तूल? मतलब क्या मीडिया की रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं हो रही है या मिसगाइड किया जा रहा है? आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि मीडिया की रिपोर्टिंग बिल्कुल सही हो रही है, लेकिन कुछ एक मीडिया ऐसे हैं जिन्होंने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। मैं एक सुबह चैनल देख रहा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उस चैनल ने अपनी स्क्रीन पे लिखा कि जुगाड़ू और दलाल मीडिया। अब अगर एक राष्ट्रीय चैनल जो प्रो भारतीय जनता पार्टी हो, जो केंद्र की बीजेपी की सरकार और प्रदेश की योगी जी की सरकार के लिए एक प्रवक्ता के तौर पे काम करता हो और बाकी मीडिया माध्यमों को वो जुगाड़ू, दलाल, भड़काऊ ये लिखता हो इस टीवी स्क्रीन पे, तो मैं उसके द्वारा दिए गए तथ्यों पे कोई बात नहीं करना चाहता। हाथरस की घटना पे मेरा एक पत्रकार के तौर पे कमेंट यह है कि हाथरस की घटना इतनी बड़ी घटना नहीं है जो अफसरों की अहंकार, अफसरों के घमंड की वजह से और बड़ी घटना बन गई। लड़की के साथ गलत हुआ। लड़की 14 सितंबर को बाजरे के खेत में अपनी मां और भाई के साथ घास काट रही थी। पीछे से संदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने उसके ऊपर रस्सी से हमला कर दिया और गले में खींचकर उसको बाजरे के खेत में लेकर गया। और जब उसके भाई ने और मां ने देखा तो वहां से धमकी देता हुआ भाग गया। वो लड़की बात कर रही है। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर, और आपको भी भेजा है मनोज भाई, रवि अम्बेकर साहब को भी भेजा हुआ है, 2 वीडियो भेजे हैं जिसमें वो लड़की बता रही है, उसकी जुबान बिल्कुल सही है। लड़की के सामने उसकी मां खड़ी हुई है, वो भी कह रही है कि 15-16 साल से वो गांव के ठाकुर परिवारों से वो हरिजन परिवार की रंजिश चल रही थी और उस रंजिश के चलते 16 वर्ष पहले वहां के ठाकुरों के कुछ एक लोगों ने, ठाकुर समुदाय के लोगों ने, जो पीड़िता थी मनीषा वाल्मीकि, उसके ताऊ की हत्या कर दी थी। मुकदमा तब से चल रहा था। इस घटना में आपसी रंजिश का पुट है। और जिस वक्त ये वो लड़की वहां लेटी हुई थी, उसने केवल संदीप सिंह नाम के लड़के का नाम लिया था। उसकी मां ने केवल संदीप सिंह नाम के व्यक्ति को आरोपी बनाया था। बाद में लवकुश भी आ गया, रामू भी आ गया, रवि भी आ गया और इसको संदेह की नजर से देखा जाने लगा। पॉइंट नंबर 2, जिन लोगों को योगी की सरकार ने हटाया है, वहां के एसपी विक्रांत वीर 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, वहां के डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, 7 पुलिस वाले हैं, इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। मेरा मानना है कि ये कार्रवाई बहुत देर से की गई। ये कार्रवाई योगी सरकार को पहले करनी चाहिए थी। योगी सरकार के जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, यूपीडा हैं, धर्मार्थ कार्य हैं और सूचना विभाग उनके पास था, अवनीश कुमार अवस्थी साहब, उनको यह फैसला पहले लेना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में मुझे डीजीपी नजर ही नहीं आता। हितेश चंद्र अवस्थी नाम का एक आईपीएस ऑफिसर डीजीपी है, जिसको 13 साल आईपीएस ऑफिसर के तौर पे सीबीआई में काम करने का अनुभव है। अरे तुम डीजीपी हो यार, तुमको सामने आके लीड करना चाहिए, लेकिन हर मुद्दे पे डीजीपी पीछे रहता है, सामने अवनीश कुमार अवस्थी रहते हैं। बहुत नाराजगी है लोगों में इस बात को लेकर कि पुलिस का जो मुखिया है वो सेनापति के तौर पे सामने से लीड क्यों नहीं करता। तीसरी बात, लेकिन एक
एक एक लड़की को सरेआम जो है माँ के सामने जो पीछे से खींचा जाता है या उसके साथ बलात्कार की कोशिश, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लड़की ने ऐसा कहा है, लड़की के वीडियो जो वायरल हो रहे लगातार, कई तरह के वीडियोज वायरल हो, उसमें ऑथेंटिसिटी को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। यही वजह कि लोगों में एक तरह का आक्रोश नजर आ रहा है कि लड़की के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है। ये फिर से मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग हैं वो ये सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिर लड़की के साथ हुआ क्या। डीएम जो है डायरेक्ट जाकर जो है परिवार को धमकी देते हैं, इस धमकी के बारे में भी आप बताएं। देखिए, दो तरह की थ्योरियां मनोज भाई इस उत्तर प्रदेश में दौड़ रही हैं, हाथरस के आसपास दौड़ रही हैं। मैं कल लखनऊ में था, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से मेरी बातचीत हुई, जो अपर मुख्य सचिव सूचना बने हैं नवनीत सहगल से काफी देर तक बैठ के बातचीत हुई। 2-3 और पुलिस के बड़े अधिकारियों से, आईपीएस ऑफिसर से, आईएएस ऑफिसर से मेरी बातचीत हुई, मेरे मित्र लोग हैं उनसे बातचीत हुई। दो तरह की थ्योरियां हाथरस मामले में चल रही हैं। पहली थ्योरी वो है जो हम सबके सामने है, जिसमें ये लग रहा है कि लड़की के साथ अन्याय हुआ और चूंकि ठाकुर जाति के लोग थे, वो सवर्ण थे, उन्होंने दलितों के ऊपर, हरिजनों के ऊपर गुंडागर्दी की, उनकी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की या बलात्कार हुआ और बाद में उसको कमर की हड्डी तोड़ के, गर्दन की हड्डी तोड़ के, जीभ काट के मार डाला। एक ये थ्योरी है। दूसरी पुलिसिया थ्योरी है जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया से कहा कि दिल्ली में जो उस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की जीभ काटने की बात सामने नहीं आई, इस लड़की के साथ गैंग रेप की बात सामने नहीं आई, इस लड़की की कमर की हड्डी टूटने की बात सामने नहीं आई, इस लड़की के गले में रस्सी जैसी किसी चीज से ऐसे उसको बांधा गया था और उसकी पीछे से गर्दन की हड्डी टूटी हुई है और इस वजह से उसकी मृत्यु का होना बताया गया है। तीसरी जो थ्योरी है वो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है, ध्यान से सुनिएगा। मैक्स महाराष्ट्र के जो मेरे दर्शक हैं वो ध्यान से सुने मनोज, और आप भी ध्यान से सुने। तीसरी थ्योरी जो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया में, वो ये कह रहे हैं कि संदीप सिंह और मनीषा वाल्मीकि का आपस में प्रेम प्रसंग था। उस प्रेम प्रसंग के बारे में मनीषा वाल्मीकि की मां को, भाई को, पिता को जानकारी थी। वो लोग मनीषा को कई बार मना कर चुके थे, मारपीट कर चुके थे और ठाकुरों के लड़के संदीप सिंह के पिता बुद्धू कुमार सिंह से भी इन लोगों का झगड़ा हो चुका था। इसी वजह से संदीप सिंह को 3 महीने तक उन्होंने हाथरस से दूर दिल्ली भेज दिया था और इस वजह से संदीप ने मनीषा को एक मोबाइल फोन दिया था, जिसकी जानकारी मिलते ही मनीषा वाल्मीकि की मां और पिता ने उसकी पिटाई करते हुए मोबाइल फोन तोड़ दिया था। संदीप सिंह ने उसको दोबारा से मोबाइल फोन दिया था जिससे वो बात करते थे। ये कहने वाले ये कहते हैं कि संदीप सिंह मनीषा से मिलने के लिए बाजरे के खेत में जब वो घास काट रही थी तब आया था, लेकिन मनीषा की मां और उसके भाई ने संदीप सिंह को आते हुए देखा, वहां पे झगड़ा हुआ और मां और भाई ने अपनी बेटी को उसके प्रेम प्रसंग से नाराज होकर मारा पीटा और उसकी वजह से उसको गंभीर चोटें लगी, जैसा गांव के सवर्ण समाज के लोग भी प्रचारित कर रहे हैं। कल एक बघना गांव पड़ता है हाथरस जिले में, वहां पे तकरीबन 3000 से ज्यादा ठाकुर समुदाय के लोगों ने एक बड़ी पंचायत की और उस बड़ी पंचायत में दलित समाज के लोगों को सबक सिखाने और शासन प्रशासन से ये मांग की गई कि उनके बच्चों को तत्काल अगर ना छोड़ा गया तो ठाकुर समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ करेगा। ठाकुर समाज ने ये मांग भी रखी, जो मैंने ट्वीट किया था उसको भी उन्होंने कोट करते हुए बताया वहां पर मनोज कि जो जितने भी पक्ष के लोग हैं, आरोप लगाने वाले हैं, वादी हैं, प्रतिवादी हैं, अफसर हैं, मीडिया है, पुलिस है, सबका नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। ये 3 थ्योरियां हाथरस में चल रही मनोज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा गुस्सा है वो ये है कि रात के 2:30 बजे पीड़िता लड़की के शव को थिनर डाल के जला क्यों दिया गया। वो डीएम, वो एसपी, वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो वहां पर एक 2018 बैच का एक लड़का है प्रकाश चंद्र मीणा, इतना बदतमीज, इतना गुंडा अधिकारी, इन लोगों ने मीडिया वालों के साथ मारपीट की। 2:30 बजे इन्होंने लड़की के शव को थिनर डाल के क्यों जला दिया, ये एक बड़ा सवाल है। ये राम राज्य की सरकार कहते हैं, ये राम भक्तों की, रामजादों की सरकार कहते हैं, ये हिंदू संगठनों की और सनातन सभ्यता की सरकार कहते हैं, और रात के 2:30 बजे लड़की के शव को जला दिया। अरे आप किस बात का डर था? नहीं, लड़की के शव को जो जलाया, किस बात का डर था? इतने सालों की किस बात का डर था भाई? पत्रकार आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चलो माना कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन डेड बॉडी क्यों जला दी? और मेरा स्पष्ट मानना है
कि जो हाथरस का जिला प्रशासन, जिला पुलिस है, उसने रातों रात लड़की का शव जलाकर सबूतों को मिटा दिया है। लड़की के शरीर में क्या चोटें लगी थी, उसके साथ क्या हुआ था, उसका बिस्तरा कहां है, लड़की के शव की स्थिति क्या थी, ये सब कुछ अपने आप में बहुत संदेहास्पद है और योगी सरकार पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज अब से जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं मनोज, इस वक्त उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, दोनों वहां पहुंचे हुए हैं और दोनों इस वक्त लोगों से मिल रहे हैं और लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया हुआ है। परिवार तो तैयार है, परिवार को तो साफ तौर से कहना है कि हम पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारी तरफ से। अगर परिवार गलत कह रहा है तो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है कि इसको जो है पूरी तरह से इस पूरे मामले पर राजनीतिकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है सरकार को चारों ओर से घेरने की कोशिश हो रही है, या सरकार की कुछ ऐसी बड़ी गलती होगी? क्योंकि आपने 3 कारण गिनाए हैं, तीनों थ्योरी में मानता हूँ कि जो तीनों थ्योरी पर लगातार चर्चा हो रही है जो आपने कही है, लेकिन तीनों थ्योरी को लेकर एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। फिर मैं उसी सवाल पर आता हूँ कि आखिर जो है अगर सब कुछ सही था तो लड़की के शव को रात को जलाया क्यों? कई जगहों पर ऐसी वारदातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन इस तरह से तो खुलेआम जो है योगी को सरकार ने जो है सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं आपके इस सवाल से एकदम अपने आप को संबद्ध करता हूं मनोज कि आखिरकार क्या पर्देदारी थी, क्यों आप मीडिया को वहीं नहीं जाने दे रहे थे? 3 दिन तक आपने महिला मीडिया कर्मियों की पिटाई क्यों की? गांव को घेर के क्यों रखा? परिवार को बोलने क्यों नहीं दिया गया? विपक्षी नेताओं के साथ अभद्रता क्यों हो रही है? राहुल गांधी को झाड़ी में धक्का क्यों दिया गया? प्रियंका गांधी को वहां जाने से क्यों रोका गया? आज डीएनडी जो दिल्ली नोएडा दिल्ली का जो एक एक्सप्रेसवे जैसा छोटा सा एक पैसेज है, एक पुल है, डीएनडी को पूरा जाम किया गया है, वहां पे 2000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। क्यों? राहुल गांधी प्रियंका गांधी आतंकवादी हैं क्या? क्यों आपने उनको रोका? और ये लोकतंत्र है, अतुल अग्रवाल आजाद नागरिक है, जहां चाहे वहां जा सकता है। आप एज अ पत्रकार और एक नागरिक के तौर पे भी आप मुझे उस लड़की के परिवार वालों से मिलने से कैसे रोक सकते हैं? ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी व्यवस्था है? ये क्या गुंडागर्दी नहीं है कि वहां पे एडीएम हो, जेपी सिंह हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी एसएसपी हो, वो वहां मीडिया कर्मियों को घेर के पीटते हैं, पटक पटक के पीटते हैं, महिलाओं के साथ भद्रता की जाती है, पत्रकारिता हमको सिखाते हैं योगी सरकार में बैठे अफसर। अरे भाई, आप अपना काम ठीक से कर नहीं पाए। अगर अपना काम आप ठीक से करते तो आज मनीषा वाल्मीकि हमारे आपके बीच जीवित होती। आप अपना काम ठीक से नहीं करते, मीडिया कर्मियों को पत्रकारिता सिखाते हैं। ऐसे बेहुदा ऑफिसरों को, ऐसे निर्लज्ज पुलिस वालों को तत्काल एफआईआर करके जेल भेजा जाना चाहिए था। ये होता न्याय, इसे कहते हैं न्याय। अभी जो हो रहा है वो आई वॉश है, केवल आई वॉश, और कुछ ना कुछ पर्देदारी है, इसको छिपाया जा रहा है। नहीं, इसको इन सारी चीजों को छिपा कर के आपको नहीं लगता कि योगी सरकार जो प्रेजेंट कर रही है अपने आप को, या इन पिछले कई सालों से जिस तरह से ब्रांडिंग हो रही है खुलेआम जो है योगी सरकार की, एक अच्छी छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर नजर डाले आंकड़ों पर तो लगातार जो बलात्कार की घटना पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, मामलों को दबाया जा रहा है। एक तरह से जो है जिनका ज्यादा वजन है उनकी सुनी जाती है, बाकी लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, आप ये जो कह रहे हैं मैं इससे आंशिक तौर पे सहमत हूं, पार्शियली एग्रीड। ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सारी नाराजगियां हैं। सरकार को लेकर सरकार में शामिल विधायक नाराज हैं, अफसरों की तानाशाही से पार्टी के नेता नाराज हैं। वो नाम लेके बकायदा कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती। प्रमुख सचिव गृह के पास जाते हैं, प्रमुख सचिव सूचना के पास जाते हैं, 2-2 घंटा बाहर बिठा दिया जाता है, मिलते नहीं है। विधायकों का यह आरोप है, ये मैं नहीं कहता, हालांकि आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जितनी बार भी जाता हूं, अवनीश कुमार अवस्थी 1 मिनट के भीतर हमको अंदर बुलाते हैं, बैठ के बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से सुनते हैं चीजों को। लेकिन जो विधायक हैं, जब वो आरोप लगाते हैं अपनी ही सरकार पर, तो बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं मनोज भाई। और ये सही बात है कि हाथरस कांड, हाथरस के जिला प्रशासन की तो जितनी बड़ी नाकामी है, उससे ज्यादा बड़ी नाकामी लखनऊ में पंचम तल में बैठे मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अधिकारियों की नाकामी है। ये फेल्योर है योगी आदित्यनाथ की खास कैबिनेट का, उनके करीबी अफसरों का। मतलब यानी इनकी नाकामी, अधिकारियों की नाकामी योगी सरकार को पूरी तरह से ले डूबेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को चुनाव नहीं लड़ना होता,
चुनाव राजनेताओं को लड़ना होता है, वोट नेताओं को मांगने होते हैं। एक बार आप आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं तो 32 साल 35 साल के लिए फ्री हो जाते हैं। कोई भी सरकार रहे, विभाग मलाईदार रहे ना रहे, आपकी कुर्सी वही रहेगी, बंगला वही रहेगा, 2 अर्दली रहेंगे, सारी व्यवस्था रहेगी। लेकिन राजनेताओं के लिए ऐसा नहीं होता। राजनेताओं को हर 5 साल में जनता की अदालत में जाना पड़ता है। और योगी सरकार के लिए इस बार की परीक्षा बहुत मुश्किलों वाली होने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार क्यों बनी थी, 325 सीटें क्यों आई थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नारे दिए थे। नारे क्या दिए थे? चप्पा चप्पा भाजपा, न भय न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। ये नारा था ना, न भय न भ्रष्टाचार। और ये दोनों ही सरकार में हो रहा है। गुंडे मवाली जो है वो सोहदे, वो एकदम मदमस्त है। योगी जी ने तो आते ही मवालियों के ऊपर जो डंडे बरसाने शुरू किए थे, तब तो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे थे कि अच्छा काम कर रहे हैं। अगर डंडे सही तरीके से बजाए गए हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? ये मवालियों का जो पूरी तरह से जो है योगी सरकार का ही गुंडा राज नजर नहीं आ रहा है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई अगर आपने पकड़ो कम ठोको ज्यादा की नीति अख्तियार की, आपने बार बार एनकाउंटर किया, आपने छोटे छोटे चुरकुट जो अपराधी हैं, चुरकुट जेब कतरे गिरहकट हैं, पहले आपने 25,000 का इनाम घोषित किया, एक हफ्ते बाद पकड़ के टांग में गोली मार दी, मोबाइल से वीडियो बना दिया, हम सब पत्रकारों को भेज दिया और पीछे से मैसेज लिख दिया प्लीज फ्लैश। कितना बड़ा काम कर दिया भैया तुमने, है? एक चुरकुट जेब कतरे इस महकिए को पकड़ के टांग में 25,000 रुपए का इनाम घोषित करके टांग में गोली मार दी और अपनी पीठ थपथपा दिया आपने। मेरा मोबाइल फोन मनोज भाई भरा हुआ है ऐसे सरकारी मैसेजेस से, चाहे वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार हो, जिसमें एक हमारे मित्र भी हैं, पुराने पत्रकार हैं, मनोज आपके साथ भी काम किया है उन्होंने, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, चाहे अपर मुख्य सचिव हो, चाहे मुख्यमंत्री के सचिव हो, आईएएस ऑफिसर हो, उनके प्राइवेट सचिव हो, मैसेज भेजते हैं टांग में गोली मारी, गुंडा बचेगा नहीं। गुंडा पुलिस वालों के पैर पकड़ रहा है और कह रहा है गोली मत मारिएगा। तख्ती लटका के थाने में पहुंचते हैं गुंडे और बोलते हैं कि जेल से नहीं, जेल के भीतर आना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मनोज भाई कि ये मीडिया मैनेजमेंट तो ठीक है, ये हेडलाइंस मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन जमीन में बहुत नाराजगी है। ठाकुर समुदाय की ये सरकार चल रही है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। लोगों ने यहां तक कह दिया कि जो एसटीएफ है वो स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, वो स्पेशल ठाकुर फोर्स बन गई है और लोगों को चुन चुन के मार रही है। ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया। हालांकि मैं हिंदी खबर का संपादक और पत्रकार होने के नाते ऐसे बयानों की से सहमति नहीं जताता, मैं ऐसे बयानों की निंदा करता हूं। लेकिन जब जमीन में दलित समुदाय विरोध करता है, जब जमीन में ब्राह्मण समुदाय नाराज हो जाता है सरकार से, जब जमीन पर आम आदमी को न्याय नहीं मिलता, उसकी नौकरियां जाती हैं, जब जमीन पर व्यापारियों का काम धंधा छिन जाता है और भ्रष्टाचारी मलाई खाते हैं, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि ये कैसी सरकार है? फिर आप कहते हो कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। किसका साथ? आपसे अपने नाराज हैं। किसका विश्वास? मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? उसके बाद उसकी लाश को फूंक दिया गया रात के 2:30 बजे। आप किसके विश्वास की बात करते हैं? और विकास किसका? जब नौकरियां छिन रही हो, जब काम धंधे छिन रहे हो, तब किसका विकास? सवाल ये पूछा जाएगा। आखिरी मेरा सवाल आपसे, 2 सवाल मैं जानना चाहूंगा कि अब तो लोगों के बीच लोग ये की डिमांड कर रहे हैं कि एक तो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अन्याय हुआ है, जिस तरह से जो है आधी रात को उसका शव जला गया एक वो, और दूसरा कि विकास सिंह जैसे जो है अपराधी को जो है यूपी सरकार जो है किसी तरह से जो है फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। तो मनीषा के साथ में जो जिन लोगों ने अत्याचार किया है, अब उन लोगों का भी नतीजा इसी तरह से होना चाहिए। ये वजह के एक जन आक्रोश पैदा हो रहा है। दूसरा सवाल मेरा आखिरी कि कहीं ना कहीं जो है आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिस तरह से जो इस पूरे मुद्दे को पकड़ कर बैठे हुए, आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस को इसकी राजनीति का जो जिस तरह से इस पर राजनीति कहे या जो भी कहे, इसका फायदा होगा? पहला सवाल, वो विकास सिंह नहीं, विकास दुबे था और विकास दुबे की बकायदा गाड़ी पलटी और तेलंगाना में जो बलात्कारियों का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद विकास दुबे का जो एनकाउंटर किया गया, मैं इन दोनों घटनाओं से खुद को संबद्ध करता हूं। ये बिल्कुल सही किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आप विकास दुबे की गाड़ी पलट सकते हो, क्योंकि उसने 8 पुलिस वालों को मारा था और पुलिस फोर्स में बगावत ना हो जाए आपके खिलाफ, इसलिए आपने विकास दुबे की गाड़ी पलटी। मेरा ये कहना है कि बाकी अपराधियों की गाड़ी कब पलटोगे सरकार? जो राजनीतिक अपराधी हैं उनकी गाड़ी कब पलटोगे सरकार? जो अपराधी आपके फेवर में हैं, जो आपके खेमे में हैं, वो अच्छे अपराधी हैं। हा कितना अच्छा लग रहा है। और जो दूसरे खेमे के हैं, उन अपराधियों को आप ठोक रहे हो, उन अपराधियों की गाड़ी पलट रहे हो।
मैंने 4 दिन पहले मनोज भाई ट्वीट किया था, आप मेरा ट्वीट देख लीजिएगा, @अतुल अग्रवाल मेरा ट्विटर हैंडल है। मैंने उसमें सवाल किया था कि वो ठाकुर हो या ब्राह्मण, वो बनिया हो या दलित या हरिजन, अगर अपराधी हैं तो उनकी गाड़ी पलटो। उनकी गाड़ी कब पलटे, ठीक है। और रही बात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, तो मैं एक बात चाहता हूं, राजनेता अगर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या पकौड़े बेचेंगे? बंबई क्या बड़ा पाव बेचेंगे? जहां आपका दफ्तर है, लोअर पर जहां आपका दफ्तर है उसके ठीक सामने, मनोज भाई जो बड़ा पाव आपने मुझे खिलाए थे, क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी बड़ा पाव बेचेंगे जाके? अरे भाई, राजनेता राजनीति तो करेगा ना। और अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती और बीजेपी पक्ष में होती तो भाई साहब पूरा उत्तर प्रदेश उलट के पलट दिया होता। आप याद करिए, जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और अपराध होते थे तो ये बीजेपी के लोग क्या करते थे, तभी इनको रोका गया। और आज कांग्रेसियों को आप हाथरस जाने नहीं दे रहे, आप नोएडा में घुसने नहीं दे रहे, दिल्ली से अपने बंगले से अपनी गाड़ी ड्राइव करते प्रियंका गांधी राहुल गांधी निकलती हैं, आप उनको डीएनडी में 3000 पुलिस वाले लगा के रोक लेते हैं। ये तमाशा है, तमाशा। ये डर है भारतीय जनता पार्टी का। और अगर ये डर नहीं है तो पत्रकारों को जाने दीजिए ना, क्यों नहीं जाने दे रहे आप विपक्षियों को जाने दीजिए ना, क्यों नहीं जाने दे रहे? वो तो भारत के नागरिक हैं, पाकिस्तानी तो नहीं है ना। और अगर भारत का नागरिक भारत में राजनीति नहीं करेगा तो आर्टिकल 19 को आग लगा दीजिए, आर्टिकल 19 को जला दीजिए, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, जो रोजगार और आने जाने की स्वतंत्रता की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं, वहां पे ममता बनर्जी जब उन्हें रोकती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोकतंत्र खतरे में दिखता है। और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग विरोध करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो आप लाठियां बरसाते हैं, आप उनको नोएडा में घुसने नहीं देते हैं। किस बात का डर है आपको सरकार, ये पूछूंगा ना मैं। अरे आपके पास पुलिस फोर्स है ना, आप उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान चारों तरफ पुलिस लगा के रखिए, और जो शांति तोड़े, जो अशांति करे, मार मार लाठी उसका पिछवाड़ा लाल कर दीजिए। क्या दिक्कत है? आप करके देखिए तो। लेकिन आप अंदर ही नहीं घुसने देंगे, आप कांग्रेसियों को उनके दफ्तर में ही गिरफ्तार कर देंगे, कांग्रेस के नेताओं को घर पे ही नजरबंद कर देंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? मुझे लगता है ये लोकतंत्र नहीं है। आवाज दबाना लोकतंत्र में सही नहीं है। पीड़ित के परिवार से अगर गांधी परिवार मिलता है, ये मीडिया जाती है कवरेज के लिए, तो क्या किस बात का डर है कि परिवार ऐसी क्या बात कह देगा मीडिया को, क्या बात ऐसी कह देगा इन सभी विपक्षी पार्टियों को जिसको लेकर जो है इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है कि क्या पर्देदारी है, किस बात का डर है। अरे भाई, मीडिया से मिलने दीजिए ना सबको, दूध को पानी का पानी हो जाने दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन सब लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मैंने ट्वीट किया है, बाकायदा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए मनोज भाई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में 14 तारीख से अब तक क्या क्या घटनाक्रम हुआ, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, सरकार ने क्या किया, किसकी गलती थी, किस पे कार्रवाई की गई, किस पे कार्रवाई की जाने वाली है, अब आगे इस केस में क्या, ये सब कुछ सरकार को मीडिया के सामने आकर बताना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही 5 घंटे लंबे चले, लेकिन हर सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। और उसके बाद सरकार एक आदेश जारी करे कि ये जो हम दिखा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, ये हमारा आधिकारिक वर्जन है, अदालत का फैसला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सब इसमें है। अब इसके खिलाफ जो खबरें चलाएगा वो या तो सबूत दे या एफआईआर का सामना करे। ये होना चाहिए था, लेकिन सरकार छिपी फिर रही है। जो सरकार के अधिकारी हैं वो कैमरे से छुप रहे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा दुख है हाथरस का। बिल्कुल, धन्यवाद अतुल जी, आपसे बात करने, काफी सही बात कही कि जो सरकार ने सामने आकर बात करनी चाहिए, अपने पक्ष रखने चाहिए, बताने चाहिए, एक सबूत पेश करने चाहिए, ताकि जो है लोग शांत हो जाए, माहौल शांत हो जाए। लेकिन लगता नहीं कि ये सरकार भी माहौल शांत करना चाहती है, क्योंकि छावनी में तब्दील किया जाता है, डीएनडी को रोका जा रहा है, लोगों को, मीडिया को रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार, जो आपने शुरुआत में बात कही, काफी बड़ी बात कही कि इस योगी सरकार को जो इनके अधिकारी है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये ही ले डूबेगा। कहीं ना कहीं इनकी गलतियों का जो है खामियाजा इस सरकार को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ओके अमित।